चौहान। आज मैं ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ, या फिर ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम या मानव पाचन तंत्र। पाचन के क्रिया में कौन कौन से आर्गन्स या कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। या फिर पाचन के क्रिया में कौन कौन सी एंजाइम या कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और बारी बारी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि ये इस वीडियो में आप पाचन क्रिया किस तरीके से होती है, इन सब के बारे में बहुत आसानी से जान सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो मानव पाचन तंत्र की कुल लंबाई, मानव पाचन तंत्र की कुल लंबाई 25 से 30 फुट होती है, या फिर 9 से 10 मीटर होती है। मानव पाचन तंत्र की कुल लंबाई 25 से 30 फुट होती है, या फिर 9 मीटर होती है, जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है। जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है। और हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, छेदक, अग्रचर्वणक तथा चर्वणक। इन सारे दांतों का अपना अपना वर्क होता है, अपना अपना कार्य होता है। कृंतक भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को छोटा करने का कार्य करता है, जबकि छेदक का कार्य होता है भोजन को छेदना या भोजन को काटना। और चर्वणक तथा अग्रचर्वणक का कार्य होता है भोजन को चबाना तथा पीसना। अब जब भोजन छोटे टुकड़ों में या फिर भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारे मुख के जीभ में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे लार स्रावित होता है। हमारे जीभ में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे लार स्रावित होता है। और लार में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है म्यूसिन और दूसरा होता है टाइलिन। पहला क्या होता है? म्यूसिन, और दूसरा क्या होता है? टाइलिन। इतनी बात क्लियर? पहला होता है म्यूसिन और दूसरा क्या होता है? टाइलिन। जब हम भोजन यानी वाले को मुख में रखकर दांतों से चबाते हैं, तो हमारे जीभ की लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है, और इन लार में म्यूसिन तथा टाइलिन नाम के 2 पदार्थ स्रावित होते हैं। 2 पदार्थ स्रावित होते हैं म्यूसिन के कारण। किसके कारण? म्यूसिन के कारण भोजन लसलसा तथा चिपचिपा हो जाता है। म्यूसिन के कारण भोजन लसलसा तथा चिपचिपा हो जाता है, जबकि टाइलिन एक एंजाइम होता है। साथ ही साथ एंजाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, जो जटिल कार्बनिक या जटिल पदार्थों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो टाइलिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है, जो भोजन के साथ आए मंड को, किसको? मंड को शर्करा, जो भोजन के साथ आए मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। टाइलिन क्या करता है? भोजन के साथ आए मंड को शर्करा में बदल देता है। यही कारण होता है। देखिए, आप जब भोजन को देरी तक चबाते हैं या रोटी को देरी तक चबाते हैं, तो रोटी कैसी लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? क्योंकि भोजन के साथ आए मंड को टाइलिन किस में बदल देता है? शर्करा यानी शुगर में, चीनी में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि भोजन को देर तक चबाने के कारण भोजन मीठा लगने लगता है या रोटी मीठी लगने लगती है। अब इससे ज्यादा पाचन और अधिक मुख में नहीं होता है। इसके बाद जो भोजन होता है, इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? इसके बाद भोजन पहुँचता है आमाशय में। इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। भोजन जब आमाशय में पहुँचता है, तो आमाशय में देखिए, आमाशय में जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जठर रस। कौन सा रस? जठर रस। आमाशय में जठर रस स्रावित होते हैं,
और इन जठर रस में दो चीजें क्या होती हैं, मुख्य होती हैं। एक होती है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl। पहला क्या होता है, पेप्सिन, और दूसरा क्या होता है, HCl। पेप्सिन का कार्य होता है, पेप्सिन का कार्य होता है, पेप्सिन भोजन के साथ आए, भोजन, पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदल देता है, पेप्टोन में। ये करता क्या है, प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। ये जो पेप्सिन होता है वो भोजन के साथ आए प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, जबकि HCl के दो कार्य होते हैं। HCl क्या है, अम्ल है। HCl के दो कार्य होते हैं। पहला यह कार्य होता है HCl का कि ये भोजन को अम्लीय बना देता है। HCl क्या करता है, ये भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। और दूसरा ये क्या करता है, ये पहला कार्य करता है कि भोजन को अम्लीय बना देता है। दूसरा कारण या दूसरा जो कार्य होता है यह होता है कि यह भोजन के साथ आए कड़े पदार्थ को क्या करता है, गला देता है। क्योंकि ये क्या करता है, तेजाब की तरह कार्य करता है, अम्ल है, बहुत शांत अम्ल होता है, जो भोजन के साथ आए कड़े पदार्थ को क्या होते हैं, गला देते हैं। आपने देखा होगा कभी खाने के वक्त कोई कंकड़ पत्थर पेट में चला जाता है या कोई हड्डी मांस के टुकड़े चले जाते तो उनको क्या करता है, गलाने का कार्य करता कौन, HCl। HCl पहला ये कार्य होता है कि यह भोजन को अम्लीय बना देता है। दूसरा यह कार्य होता है कि यह भोजन के को क्या करता है, भोजन के कड़े पदार्थों को गला देता है। क्लियर बात थी। इसके बाद देखिए जठर रस में तीन अन्य एंजाइम भी क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। पहला होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज, तीसरा होता है रेनिन। क्या होता है, पहला एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा होता है रेनिन। ठीक है। एमाइलेज करता क्या है, एमाइलेज भोजन के साथ आए कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, एमाइलेज भोजन के साथ आए हुए कार्बोहाइड्रेट को या भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को गलाने का कार्य करता कौन, एमाइलेज। एमाइलेज भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को गलाने का कार्य करता है। दूसरा क्या होता है, लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। दूसरा लाइपेज का मुख्य कार्य होता है, लाइपेज भोजन के साथ आए वसा को गलाने का कार्य करता है। लाइपेज भोजन में उपस्थित वसा को गलाने का कार्य करता है। दोनों बात क्लियर। एक कार्बोहाइड्रेट को गलाता है, एक किसको गलाता है, वसा को गलाता है। तीसरी चीज होती है रेनिन। रेनिन करता क्या है, रेनिन भोजन में उपस्थित या भोजन के साथ आए दूध को फाड़ने का कार्य करता है। रेनिन क्या करता है, भोजन में उपस्थित दूध को फाड़ने का कार्य करता है कौन, रेनिन। रेनिन दूध को क्या करता है, फाड़ने का कार्य करता है। और जो जठर रस होता है और जो भोजन होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, आमाशय में कितने, आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहते हैं। कितने घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है। आमाशय में अगर कोई प्रश्न करे कि आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, यही कारण है कि हमें भूख 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के बाद ही लगती है। क्योंकि जब भोजन आगे बढ़ेगा तभी तो ये खाली होगा, तभी तो आपको भूख लगेगी। आप कह सकते हैं आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। इतनी बात क्लियर। अब भोजन होता क्या है, अब भोजन अर्धद्रव के रूप में भोजन अर्धद्रव के रूप में बाइलोटिक छिद्र द्वारा, किसके द्वारा, बाइलोटिक छिद्र, यही है। ठीक है। इसके बाद भोजन अर्धद्रव के रूप में बाइलोटिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में। इसके बाद भोजन बाइलोटिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। और ग्रहणी का संबंध हमारे शरीर के 2 बड़ी या इंपॉर्टेंट ग्रंथियों के द्वारा होता है। पहला होता है यकृत, दूसरा होता है अग्नाशय। ग्रहणी का संबंध क्या होता है कि भोजन आमाशय के थ्रू, आमाशय के से बाइलोटिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। और ग्रहणी का संबंध 2 अंगों से होता है, 2 बड़ी ग्रंथियों से होता है, एक यकृत और दूसरा अग्नाशय। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यकृत में एक थैला बना होता है या एक थैली होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है। क्या होता है
कि यकृत में एक थैली होती है जिसे पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। और गाल ब्लैडर में या पित्ताशय में पित्त रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। और इतनी बात क्लियर। पित्त रस का स्वाद जो होता है वो क्षारी होता है। पित्त रस का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? क्षारी होता है। और यह भोजन के साथ आए अम्लीय भोजन को, यह अम्लीय भोजन को उदासीन कर देता है। ये पित्त रस क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। क्योंकि ये क्षार है, क्षार और अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या कर देते हैं? एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो ये भी भोजन या अम्लीय भोजन को पित्त रस क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होते हैं। अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशयी रस स्रावित होते हैं। अग्नाशयी रस 3 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज और चौथा रेनिन। जो अग्नाशयी रस होता है यही 4 होते हैं। अग्नाशयी रस कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज, चौथा रेनिन। ठीक है। अब देखिए ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है। ट्रिप्सिन करता क्या है? अग्नाशयी रस में जो ट्रिप्सिन उपस्थित होता है वो करता क्या है? प्रोटीन को किसमें? एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है? ट्रिप्सिन करता क्या है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसमें? अग्नाशयी रस में उपस्थित ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जबकि एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज शर्करा तथा अन्य पदार्थों जबकि एमाइलेज शर्करा तथा अन्य पदार्थों को मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किसमें? मल्टोज में। ये किसमें परिवर्तित कर देता है? शर्करा तथा अन्य पदार्थों को एमाइलेज किसमें परिवर्तित कर देता है? मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज करता क्या है कि लाइपेज वसा को वसी अम्ल में, किसमें? वसी अम्ल में। लाइपेज वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। वसी अम्ल, लाइपेज वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज करता क्या है? लाइपेज भोजन में उपस्थित वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जबकि रेनिन कैसीन को कैल्शियम में परिवर्तित कर देता है। जबकि रेनिन करता क्या है? रेनिन का मुख्य कार्य होता है कि ये कैसीन को कैल्शियम में परिवर्तित कर देता है। कैल्शियम, ये रेनिन करता क्या है? कैसीन को कैल्शियम में परिवर्तित कर देता है। और इसके बाद रेनिन करता क्या है? कैसीन को कैल्शियम में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? किसमें? छोटी आंत में। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। यहाँ प्रवेश करता है छोटी आंत में होता क्या है? छोटी आंत में ये छोटी आंत करती क्या है? छोटी आंत इन रसों को और अधिक स्रावित करने का प्रयास करती है। इन रसों को कम नहीं होने देती है। ये छोटी आंत इन रसों को पैदा करने में सहायता प्रदान करती है ताकि और अधिक भोजन हो सके। साथ ही साथ छोटी आंत में तौलियों के समान छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं। छोटी आंत में तौलियों के समान रेशे पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। ये क्या होता है कि ये करता क्या है? इन एंजाइमों को स्रावित होने में मदद करती है। कौन? छोटी आंत। साथ ही साथ छोटी आंत में तौलियों के समान छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को या फिर हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। कौन? छोटी आंत। छोटी आंत में तौलियों के समान छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित
पोषक पदार्थों को या हमारी बॉडी को ताकत देने वाले, मदद करने वाले, हमारे अंगों का विस्तार करने वाले, ब्लड बनाने वाले तमाम अवशोषक, तमाम उपयोगी पदार्थों को, तमाम पोषक तत्वों को छोटी आंत शोषित कर लेती है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? इसके सहारे बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत में केवल क्या होता है? बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। ठीक है। अब जो भी भोज्य पदार्थ, अपव्यय पदार्थ है, वो क्या पहुंचते हैं? बड़ी आंत में पहुंचते हैं। तो बड़ी आंत करती क्या है? बड़ी आंत अपव्यय पदार्थों में या बड़ी आंत अपव्यय पदार्थों में उपस्थित किसको? जल को अवशोषित कर लेता है। और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, जो किण्वन के क्रिया द्वारा, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत से भोज्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ है वो किसमें? बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत करती क्या है? भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। और बड़ी आंत में छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, जो किण्वन के क्रिया द्वारा क्या? किण्वन के क्रिया द्वारा पूरे पूरे मल को, एकदम द्रव के मल को एकदम क्या? एकदम प्लाज्मा की तरह, एकदम लिक्विड की तरह एकदम परिवर्तित कर देता है। क्या क्या? बड़ी आंत में छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, तो किण्वन की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों को या अपव्यय पदार्थों को एकदम एकदम पीस के बारीक बना देते हैं। और यह बड़ी आंत के होते हुए मलाशय में पहुंचता है और मलाशय में एकत्रित हो जाता है। और जो समय समय पर गुदा द्वार के माध्यम से, जो समय समय पर गुदा द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। एक बार और बता देते हैं। ठीक है। एक नोट पॉइंट बता देते हैं। यकृत में जो ऊर्जा होती है, यकृत में देखिए, हमारे यकृत जो होता है बॉडी का महत्वपूर्ण अंग होता है। यकृत में ऊर्जा किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहती है। हमारे जो यकृत होता है, यकृत में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहती है। और जरूरत पड़ने पर यह बॉडी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती रहती है। आपने देखा होगा कि आप कई दिनों तक भोजन न करें, तब भी बॉडी के अंदर ताकत रहती है, बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है। तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर बॉडी को एनर्जी देता रहता है। यानी हमारे यकृत में जो ऊर्जा होती है, यकृत भी एक भोज्य पदार्थों को अपने अंदर क्या करता है? संग्रहित करता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत भोज्य पदार्थों को या ऊर्जा को अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में समाहित रखता है। और समय पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता रहता है। और एक चीज जानिए, यकृत शरीर की या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और एक चीज जानिए, एक और नोट पॉइंट बता दें कि अग्नाशय, अग्नाशय में, ये अग्नाशय, इसी अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। क्या? इंसुलिन नामक क्या? हार्मोन स्रावित होता है। इसी अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर क्या करता है कि अग्नाशय में इंसुलिन नामक पदार्थ या इंसुलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्या? इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को या शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यही जब बॉडी के अंदर या अग्नाशय के अंदर इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है, डायबिटीज का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की मात्रा जब कम होगी तो बॉडी के अंदर शर्करा को क्या मेंटेन नहीं कर पाएगा, सम्मिलित नहीं कर पाएगा, या फिर उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉडी में शुगर की मात्रा या शर्करा की मात्रा हो जाती है और व्यक्ति किसका? डायबिटीज का शिकार हो जाता है। तो हमारे देखिए, ये जो पाचन तंत्र होता है बॉडी का सबसे, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम किसी व्यक्ति का बिगड़ जाए तो व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है।
अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए बॉडी के अंदर इस पाचन तंत्र को सुदृढ़ रूप से या फिर सही तरीके से बनाए रखना आवश्यक है। अतः आप क्या सभी भोज्य पदार्थों को, सभी जरूरी तत्वों को भोजन के रूप में लें, ना कोई चीज़ ज़्यादा लें ना कोई चीज़ कम लें। हर चीज़ शरीर के लिए, हर पदार्थ डाइजेशन सिस्टम के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो हमने पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में ये 7 अंग, ये पूरे 7 अंग क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कितने अंग, यही 7 अंग। कौन कौन से, देखिए ये ग्रास नली के माध्यम से, देखिए जब भोजन हम कर लेते हैं तो भोजन ग्रास नली के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। इसके बाद भोजन ग्रहणी में पहुँचता है। जब ग्रहणी में भोजन पच जाता है या भोजन द्रव के रूप में या फिर क्या शहद की तरह जब परिवर्तित हो जाता है, जब शहद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो भोजन पहुँचता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में तौलियों के समान रेशे पाए जाते हैं जो पोषक पदार्थों को क्या करता है, शोषित कर लेता है। इसके बाद जो अपव्यय पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बड़ी आंत में पहुँचते हैं। और बड़ी आंत में करती क्या है कि जल को अवशोषित कर लेती है। और इसके बाद जो मल होते हैं, जो गंदगी होती है, वो क्या होती है, इसमें बड़ी आंत में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो किण्वन की क्रिया द्वारा मल को और कम कर देते हैं। और ये मल आके मलाशय में एकत्रित हो जाता है। और जो आवश्यकता या फिर जरूरत पड़ने पर जब होती है, उसको गुदा द्वार के माध्यम से हम अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र को आप सही तरीके से समझ पाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।